जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएससी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। हमारा सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उनको सेलेक्ट कौन करता है, या ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि उनको अपॉइंट कौन करता है, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों कि जो देश का राष्ट्रपति होता है ना, वो सेलेक्ट करता है या अपॉइंट करता है यूपीएससी के मेंबर्स को और यूपीएससी के चेयरमैन को। अगला सवाल है दोस्तों, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है, अबाउट द यूपीएससी। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो करेक्ट है। आर्टिकल 318 टू आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द यूपीएससी, ये इनकरेक्ट है। यहां पर होना चाहिए आर्टिकल 315। इट कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ये करेक्ट है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65 years, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। अगला सवाल है दोस्तों कि जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? यूपीएससी के चेयरमैन को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट को या होम मिनिस्टर को? तो सही उत्तर है दोस्तों देश के राष्ट्रपति को यूपीएससी के मेंबर्स अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं अगर उन्हें रिजाइन करना है तो। दोस्तों, अब आप लोग को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट यूपीएससी। द टेन्योर और द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज फॉर 6 years, ये तो इनकरेक्ट है। 6 साल का कार्यकाल होता है। द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द कमीशन कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 years, ये इनकरेक्ट है, ये होगा 65 साल। आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन contains provisions regarding the appointment and removal of the members of the UPSC, ये करेक्ट है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बाकी ए एंड बी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं या यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, उनको किस बेसिस पर उनके पद से हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है, इफ डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, proved misbehavior, if declared unfit to work, all of the above। तो दोस्तों, ये जो तीनों की तीनों बैकग्राउंड के बेसिस पर यूपीएससी के चेयरमैन को और उनके मेंबर्स को हटाया जा सकता है। अगर वो बैंकरप्ट हो जाए, मतलब वो दिवालिया हो जाए, उनकी मिसबिहेवियर को प्रूव्ड कर दिया जाए, या तो फिर वो अनफिट हो जाए उस काम को करने के लिए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसके कारण वो उस पोस्ट को होल्ड ना कर पाए। अगला सवाल ये दोस्तों कि जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? होम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को? सही उत्तर के दोस्तों देश के राष्ट्रपति को यूपीएससी का चेयरमैन अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है। देश का राष्ट्रपति उसके बाद उसको पार्लियामेंट के सामने रखता है। अब मेरा एक सवाल है, प्रेजेंट में यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस, इसको कहां से बियर किया जाता है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स, उनकी सैलरी, पेंशन एंड अलाउंसेस बियर किया जाता है, मतलब उन्हें दिया जाता है सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है। आर्टिकल 315 फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, ये करेक्ट है। आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ मेंबर्स, जो आप लोगों ने पढ़ा 6 साल और 65,
Article 320, the functions of public service commissions. Article 322, dismissal of members of पब्लिक सर्विस कमीशन. आर्टिकल 322 में दोस्तों असल में यूपीएससी के रेवेन्यू के बारे में बात किया गया. नाउ दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस द यूपीएससी किस तरह की बॉडी है? एक एडवाइजरी बॉडी है, एक ग्रीवियंसेस रिडिसल बॉडी है. सॉरी, यहां पर एक डी गायब हो गया है. मतलब जो शिकायत दर्ज होती है उसको सॉल्व करने वाली बॉडी है. अ बॉडी इन चार्ज ऑफ डायरेक्टिंग रिक्रूटमेंट एट स्टेट लेवल. अ बॉडी विच सुपरवाइज ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स. तो दोस्तों यूपीएससी एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि सरकार को एडवाइस करती है. अब आपके सामने दो स्टेटमेंट है, एक एजर्शन है, एक रीजन है. एजर्शन पढ़ते हैं पहला. आफ्टर बीइंग चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. ये तो इनकरेक्ट है. एजर्शन वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ही इज कंप्लीटली डिबार्ड फ्रॉम एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट. ये करेक्ट है. तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू कि जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है वो रिटायरमेंट के बाद न सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नौकरी कर सकता है, न स्टेट गवर्नमेंट की कोई नौकरी कर सकता है. मतलब न केंद्र सरकार की कोई नौकरी कर सकता है, न राज्य सरकार की कोई नौकरी कर सकता है. हाँ, अगर उसको चुनाव में उतरना है तो चुनाव में उतरकर वो जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, एमएलए बन सकता है. इस पे कोई रोक नहीं है, मगर सरकार की नौकरी नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद. अगला सवाल है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ट्रू नहीं है. देखिए, पहला स्टेटमेंट तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं वो 6 साल या 65 साल जो भी पहले होता है वो इनका कार्यकाल होता है. द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट. ये बिल्कुल करेक्ट है. अभी हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. 1/2 of the members of the UPSC should be person who have held office for at least 10 years either under government of India और government of state. ये बिल्कुल करेक्ट है. ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए. द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये तो क्रिस्टल क्लियर है यार. प्राइम मिनिस्टर कब से अपॉइंट करने लगा इनको? अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है. तो दोस्तों सवाल बहुत इजी है, बस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जाता है. अगर आप प्रॉपर तरीके से सवाल को पढ़ेंगे तो आराम से आंसर कर सकते हैं. अगला सवाल क्या है दोस्तों? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी हैज बीन वेस्टेड इन द. कि भारत के संविधान के अंतर्गत यूपीएससी की पावर को कौन बढ़ा सकता है? देश का राष्ट्रपति, देश की संसद, कमीशन का चेयरमैन या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल? तो सही उत्तर है दोस्तों, देश की संसद चाहे तो यूपीएससी के फंक्शंस को एक्सटेंड कर सकती है. अगला सवाल है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी for whose removal from office by the president a reference to the supreme court is necessary. आपको बताना है इन चारों ऑफिसर्स में से, इन चारों पोस्ट में से या इन चारों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में से वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसको ऑफिस से रिमूव करने से पहले देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस लेना जरूरी समझता है, बल्कि नेसेसरी है. चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो सही उत्तर है दोस्तों, यूपीएससी के चेयरमैन को हटाने से पहले देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की प्रेफरेंस लेना जरूरी समझता है, बल्कि नेसेसरी है. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. यूपीएससी में सर्व द नीड ऑफ अ स्टेट इफ रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट and approved by the president. UPSC may serve the needs of a state if requested by the chief minister of that state. UPSC cannot serve the needs of a state. UPSC may serve the needs of a state simply on request of governor and the approval of the president is not necessary. तो दोस्तों इन सभी में से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कि अगर कोई राज्य चाहे तो यूपीएससी उसके सर्व को नीड कर सकता है, लेकिन
उस राज्य के गवर्नर को रिक्वेस्ट करनी होगी, जिस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा देश का राष्ट्रपति, तभी यूपीएससी सर्व कर सकती है। मान लीजिए कोई राज्य अगर यूपीएससी से कहे कि इस बार का उसका जो स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी कंडक्ट कराए, उसके लिए उस पर्टिकुलर राज्य के गवर्नर को प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब जाकर ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट है। अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन सा यूपीएससी का काम नहीं है। इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन, ये तो करेक्ट है, आप लोगों को पता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इट शैल बी कंसल्टेड ऑन ऑल मैटर्स रिजल्टिंग टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज। इट शैल बी कंसल्टेड on all disciplinary matter affecting a person serving the government of India. It shall be consulted in a case as regarding the reservation of post for backward classes, scheduled caste and scheduled tribe. तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूपीएससी का काम नहीं है। यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता है बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, वो तो सरकार अपना देखे। इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी ऑन हिज सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। मान लीजिए कि यूपीएससी का कोई मेंबर है, ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद, मतलब मान लीजिए यूपीएससी का मेंबर, इस सवाल को इस तरह समझते हैं कि यूपीएससी का अगर कोई मेंबर है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि चेयरमैन तो रिटायरमेंट के बाद किसी तरह की नौकरी नहीं करेगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की ना स्टेट गवर्नमेंट की। मेंबर्स के केस में क्या होता है, ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, ही इज इनएलिजिबल। देखिए ये पहला तो करेक्ट है कि मेंबर एलिजिबल होता है यूपीएससी का चेयरमैन बनने के। ही इज इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एनी स्टेट पीएससी, he is ineligible for employment under the government of India, he is ineligible for employment under the state government। तो दोस्तों इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है कि वो किसी स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकता है, इसके लिए इनएलिजिबल नहीं होता, इसके लिए बल्कि एलिजिबल होता है। बाकी करेक्ट है, बाकी करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, या तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या तो वो स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकता है। दोस्तों ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि जो यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट है वो किसको सबमिट किया जाता है, वो प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो ये थे कुछ सवाल, उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर पसंद आया होगा। मुलाकात होगी अगले सफर में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, टेक केयर।